Hello students, today we are going to start a very first topic of the chapter French Revolution. The French society during the late 18th century. So let's start. In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of the king ascended the throne of the France. He was 20-year-old and married the Austrian princess Mary Antoinette. क्विंग लुइस 16 जो उस टाइम पे 1774 में 1774 में वो बर्बन फैमिली, बर्बन जो होती है जाति होती है, उस जाति का वो राजा था, अपने फ्रांस का राजा था, उस जाति से बिलोंग करता था, फ्रांस का राजा था, ठीक है। और जब वो 20 साल का था तो उसने एक ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से शादी की थी जिसका नाम मैरी एंटोनिएटो था। अपॉन हिज एसेशन द किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर। लॉन्ग ईयर ऑफ द वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द extravagant court at the MS Palace of the Versailles. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. ठीक है, जब राजा ये जो क्वीन लुइस 16 था, जब इसको राजा बनाया गया था तो उसने देखा कि उसकी जो ट्रेजरी है, यानी कि उसका जो खजाना है और उसका जो पैसा होता है, ठीक है, वो ख़त्म हो चुका था और ख़जाने में बिल्कुल भी पैसा नहीं था, जिसकी वजह से उसको मेंटेन करना, कोई भी चीज़ आगे के डेवलपमेंट करना या फिर एडमिशन सिस्टम चलाना या फिर अपने देश को चलाने में उसके पास कोई भी ज़्यादा पैसा बचा नहीं था। ये जो ज़्यादा पैसा ख़त्म होने का जो कारण इस चैप्टर में बताया गया है वो ये बताया गया है कि ज़्यादातर जो पैसा है इन लोगों ने जो है राजा ने या फिर इसके जो पीछे के जो इसके जो पूर्वज थे, इन लोगों ने जो है ज़्यादातर जो पैसा है अपना कोर्ट या फिर अपना महल, अपना राज दरबार, ये सबको मेंटेन करने में, उसको पॉर्च बनाने में ज़्यादा पैसा उन्होंने बर्बाद कर दिया। और उसके बाद लुइस 16 जो बचा कुचा पैसा था तो लुइस 16 जो है अपनी 13 कॉलोनीज़ की मदद कर रहा था, 13 कॉलोनीज़ की मदद कर रहा था, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंस 13 कॉलोनीज़ की मदद कर रहा था, अमेरिकन कॉलोनीज़ की मदद कर रहा था जो कि ब्रिटेन के कब्ज़े में था। वो इनकी मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि वो ब्रिटेन के कब्ज़े में था और ब्रिटेन जो है फ्रांस का भी दुश्मन था, तो वो नहीं चाहता था, इस वजह से भी एक पर्सनल राइवलरी के चक्कर में उसने अपना ज़्यादातर जो पैसा है वो इसको अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को आज़ाद कराने में लगा दिया। The war added the more than billion livre to a debt that had already risen to more than 2 billion livre. Livre is the currency of the France at that time. Now the currency of the France is euro, which has been changed after the 1789, जो कि चेंज हो चुका 1789 के बाद में। तो ज़्यादातर जो पैसा है, डेप्थ है, कर्ज है, में फ्रांस की गवर्नमेंट डूब चुकी थी। उसने अपने ही देश के लोगों से, अमीर लोगों से पैसा ले रखा था, ठीक है, और जब पैसा दे नहीं पा रहा था, ठीक है, और जिसकी वजह से उन लोगों ने जो है 10% का इंटरेस्ट जो है लोन चार्ज करना शुरू कर दिया। अब क्या होने लगा कि फ्रांस की जो गवर्नमेंट है उसका जो ज़्यादातर जो पैसा है वो ज़्यादातर जो है अपना जो इंटरेस्ट जो है, जो कर्जा उसने ले रखा था उसका इंटरेस्ट पे करने में ही चला जाने लगा, और जो है वो अपने कंट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाए, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेस, यूनिवर्सिटीज़, इसको अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाए और मेंटेन नहीं कर पाई, और वो चाहती थी कि वो मेंटेन करे आगे, ठीक है, और उसको मेंटेन करने के लिए उसको अब पैसे की ज़रूरत थी। अब उस पैसों को वो कहाँ से लेकर आए, ठीक है, तो पैसों का अरेंज करने के लिए दे इम्पोज्ड अ हैवी टैक्स अपॉन द पीपल। उसने जो है लोगों के ऊपर टैक्स देना या फिर टैक्स का जो बर्डन है या फिर टैक्स जो है बढ़ा दिया लोगों के ऊपर। अब यहाँ पे लोगों के ऊपर, कौन से लोगों के ऊपर बढ़ा दिया, ठीक है, इसके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि फ्रांस की जो सोसाइटी है वो कितने कितने हिस्सों में बटी हुई थी। तो ठीक है, जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हो, इस पिक्चर में सबसे पहले दिया हुआ है कि एक फर्स्ट एस्टेट, ठीक है, तो फर्स्ट एस्टेट जो है वो क्लर्जीज़ हैं, ठीक है, यानी कि क्लर्जीज़ हैं। क्लर्जीज़ का मतलब होता है कि जो राजा जो की फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, राजा या फिर राजा का परिवार, ठीक है। उसके सेकंड स्टेट के अंदर आ जाता है नोबेल्टी। नोबेल्टी का मतलब होता है जैसे जो चर्च होते हैं, जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, ये सब नोबेल्स के अंदर में आते हैं। इसी तरह वहाँ पे चर्च के जो पास्टर होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, वो सब इसके अंदर में आ जाते हैं। थर्ड स्टेट के अंदर में कौन आता है, ठीक है, थर्ड स्टेट के अंदर में आता है बिग बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आते हैं, मर्चेंट्स आते हैं, लॉयर आते हैं, टीचर्स आते हैं, ऑफिशियल्स आते हैं, ठीक है ना। उसके सेकंड नंबर पे थर्ड स्टेट के अंडर में ही सेकंड नंबर पे आते हैं पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस, ठीक है। और उसके अंदर सबसे लास्ट
लास्ट और सबसे लो क्वालिटी के जो लोग थे, यानी लो क्वालिटी का मतलब मेरे यहाँ से जो पुअर थे, है ना, जिनके फाइनेंशियल क्वालिटी जो है उनकी बहुत ज़्यादा बेकार थी, वो स्मॉल पीजेंट्स आते हैं, लैंडलेस लेबर आते हैं, सर्वेंट्स आते हैं जो दूसरे के घरों में काम किया करते थे। तो ये अगर जनरली देखा जाए तो फ्रांस की जो सोसाइटी है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। और इसमें से सिर्फ टैक्स जो देना पड़ता था वो थर्ड एस्टेट को देना पड़ता था, ठीक है। और सेकंड एस्टेट और फर्स्ट एस्टेट जो है वो एंजॉय करती थी प्रिविलेज, यानी कि वो जन्मसिद्ध अधिकार उनका ऐसा था कि वो जन्मसिद्ध अधिकार को एंजॉय करती थी और उनको टैक्स देना नहीं पड़ता था। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या रही थी फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन लाने के लिए, और लोग जो थर्ड एस्टेट के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा ना खुश थे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। फिगर to show how the system of estate in the France society were organized. Peasants made up of 90% of the population. However, only a small number of them owned the land they cultivated. About 60% of the land was owned by the nobles, the church, and the other richer member of the third estate. अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 90% जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी, ठीक है, वो पीजेंट्स यानी कि थर्ड एस्टेट से मिलके बनी थी, पीजेंट से मिलके बनी थी 90%, ठीक है ना। और बहुत कम लोगों के पास, ठीक है, पीजेंट जो थे, ठीक है, पीजेंट मतलब गरीब किसान जो होते हैं या फिर किसान आप बोल सकते हो, ठीक है, उनमें से भी बहुत कम लोगों के पास उनकी खुद की ज़मीन थी, ठीक है ना। और बाकी के जो लोग किसान थे वो खुद की ज़मीन पर नहीं किसी और की ज़मीन पर काम किया करते थे एज अ मजदूर या फिर लेबर जिसे बोलते हैं, ठीक है। और 60% जो 60% ऑफ द जो ज़मीन थी वो नोबल्स के हाथ में, चर्च के हाथ में, ठीक है ना। और जो थर्ड एस्टेट के अंदर भी कुछ अमीर लोग थे, ठीक है, उनके अंडर में हुआ करती थी, और गरीब लोगों के पास ज़्यादा कुछ हुआ नहीं करता, वो दूसरे के खेतों में काम किया करते थे। द चर्च एंड द रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट, द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू एस्टेट दैट इज क्लर्जी एंड द नोबेलिटी एंजॉय द सर्टेन प्रिविलेज बाय द बर्थ, ठीक है। नोबल्स और क्लर्जी थे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के जो लोग थे वो बर्थ से ही कुछ अपना बर्थ जैसे उस खानदान में जो भी पैदा होता था, ठीक है, वो लोग वहाँ से जो है बहुत सारे लाभ का, बहुत सारी सुविधाओं का आनंद लिया करते थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वॉज एग्जाम्शन बाय पेइंग द टैक्सेस, ठीक है। और ज़्यादातर जो फर्स्ट स्टेट के सेकंड, ज़्यादातर नहीं, फर्स्ट स्टेट के और सेकंड स्टेट के लोगों को टैक्स देना ही नहीं पड़ता था, ठीक है। दिस इंक्लूड फ्यूडल ड्यूज, ठीक है, विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। फ्यूडल ड्यूज होते हैं टैक्सेस, ठीक है, जो उनको देना पड़ता था, ठीक है, लैंड के ऊपर, ठीक है। पीजेंट्स वर ऑब्लाइज टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड और टू वर्क इन द हाउस एंड द फील्ड, टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग द रोड, ठीक है। पीजेंट्स को क्या करना पड़ता था? पीजेंट्स को ज़्यादातर जो काम, अगर जो लोग सपोज करिए जो लोग टैक्स दे पाते थे वो ठीक है, जो टैक्स नहीं दे पाते थे, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ता था? उनको जो है अपने राजा के यहाँ काम करना पड़ता था। राजा का मतलब है जो अपने जैसे लैंडलॉर्ड हो गए, नोबल्स हो गए, उनके घरों में काम करना पड़ता था, ठीक है। या फिर उनको आर्मी में, जब भी वॉर होती थी तो आर्मी में उनको सिपाही बना के भेज दिया जाता था ज़बरदस्ती, ठीक है ना कोई ट्रेनिंग ना कुछ वो, ठीक है। और जब भी रोड बनाई जाती थी, डैम्स बनाई जाती थी, बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे काम कराया जाता था, और या फिर उनको बहुत कम पैसा दिया जाता था या फिर ना के बराबर पैसा दिया जाता था, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 4, है ना, इसको थोड़ा देख लेते हैं। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इज शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड द टेथे। टेथे का मतलब है कि 1/10 जो है ना, जितना भी आपका एग्रीकल्चर से आप खेती करते हो तो उस खेती में जितना भी प्रोड्यूस हुआ उसका 1/10 हिस्सा जो है आपको एज अ टैक्स देना पड़ेगा, या आपकी जितनी भी इनकम है उसका 1/10 हिस्सा आपको टैक्स में देना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑल द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे अ टैक्स। जितने भी मेंबर है थर्ड स्टेट के सबको टैक्स देना पड़ता था, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो। डायरेक्ट टैक्स को यहाँ पे टेले बोलते हैं। टेले का मतलब होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। टेले या फिर आप डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था या फिर उनको इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे देते थे वो लोग? बाय द कंजम्पशन, जब वो कंजम करते थे सॉल्ट पे उनको टैक्स देना पड़ता था, टोबैको को उनको टैक्स देना पड़ता था। The burden of the financing activities of the state through the taxes was borne by the third state alone। जो भी टैक्सेस था, ठीक है, और जो भी भार था टैक्सेस का वो थर्ड स्टेट के ऊपर अकेला था। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, अकेला थर्ड स्टेट इस टैक्स को बियर करता था और इस टैक्स को देता था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज अंडर नेक्स्ट टॉपिक। तो अगर नेक्स्ट पेज पे चलें, ठीक है, तो सबसे टॉप पर एक पिक्चर बनी हुई है। इस पिक्चर में एक नोबेल है या फिर मालिक बोल सकते हो, जो पीजेंट्स का मालिक है, गरीब मजदूर का जो मालिक है, या फिर वो मालिक है जो टैक्स वसूलता है, ठीक है। तो वो बैठा हुआ है, उसके सामने एक आदमी है जो कि अपने हाथ में कुछ सामान, फल फ्रूट्स और अपने पोटली में कुछ रखा हुआ, जो थैले में कुछ लाया है अपने मालिक के लिए। तो ये सब चीज़ें एज अ रेम्यूनरेशन या फिर एज अ टैक्स के फॉर्म में उसको देगा,
ठीक है। और ये जो बैठा हुआ नोबेल है या फिर जो मालिक है वो इतना भी ज़रूरी नहीं समझता कि उसको ठीक से देखे, तो उसको कोई मतलब भी नहीं है, वो आ रहा है जा रहा है और वो उसको कोई मतलब कि यहाँ पे इस चीज़ को कहने का ये मतलब है कि जो नोबेल्स हैं उनके उनको उन चलिए, द स्ट्रगल टू सर्वाइव थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस रोज फ्रॉम द 23 मिलियन इन 1715 टू 28। तो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन से होके 28 मिलियन तक बढ़ गई। तो इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव पड़ने वाले थे, बैड इम्पैक्ट पड़ने वाला था पूरे फ्रांस के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान होने वाले थे आगे, ठीक है, वही हम देखने वाले। इट लेड टू द रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द फूड ग्रेन, प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, सो द प्राइस ऑफ द ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली, ठीक है। तो जैसे जैसे फ्रांस की जो पॉपुलेशन वो बढ़ी, उस पर उसी के साथ साथ जो खाने की जो खपत है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू हो गई। खाना जो है वो लोगों को ज़्यादा डिमांड में आने लगी, ठीक है, और जो प्रोडक्शन है वो इतनी नहीं होने लगी, तो ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्रेड है, ब्रेड मतलब वहाँ का खाना, जैसे हमारे यहाँ आटा होता है इसी तरह उनके यहाँ ब्रेड है ना, तो ब्रेड की जो पैसा है, जैसे ब्रेड की जो प्राइस है वो बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ने लगा। मोस्ट ऑफ द वर्कर वर एम्प्लॉयड एज अ लेबर इन द वर्कशॉप whose owner fixed their wages, but the wages did not keep pace with the rise in the prices। बहुत सारे लोग थे, मजदूर थे, जो फैक्ट्रीज में काम करते थे या फिर जो वर्कशॉप में काम करते थे, दुकानों पे काम करते थे या फिर किसी गैराज में काम करते थे, तो उन लोगों की जो वेजेस थी, प्राइस थी, सैलरी थी, वो फिक्स थी, ठीक है ना। लेकिन जो महंगाई थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से उनकी वेजेस और जो महंगाई का जो दर है वो मैचअप नहीं हो पा रहा था और वो अपनी नीड्स को, अपनी आम ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से रिच जो है वो बहुत ज़्यादा रिच होता चला जा रहा था, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे थे तो महंगाई बढ़ रही थी, है ना। तो इससे अमीरों को बहुत फ़ायदा होता, पुअर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो पुअर के और रिच लोगों के बीच में जो गैप था वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज होने शुरू हो गया, ठीक। थिंग्स बिकेम वर्स व्हेन एवर द ड्रॉट, ठीक है, थिंग्स और भी बुरी हो गई, हालात और भी बदतर हो गए, हालात और भी बुरे हो गए जब वहाँ पे जो ड्रॉट आ गया। ड्रॉट का मतलब सूखा पड़ गया। हेल होता है जैसे कि स्नो, जैसे कि बर्फबारी हो गई, ठीक है ना, ओले पड़ने शुरू हो गए, है ना, जिसकी वजह से हार्वेस्टिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक्सट्रीम कंडीशन हो गई, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, ठीक है। यहाँ पे सब्सटेंसेस क्राइसिस का मतलब होता है एक ऐसा दौर जिसमें लोग अपनी आम ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अपनी आम ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नाउ तो पेज नंबर 6, द नेक्स्ट टॉपिक, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज एंड द नेक्स्ट टॉपिक, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेज एंड द एंड ऑफ प्रिविलेज, ठीक है। जैसे जैसे मिडिल क्लास अपना धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और जो प्रिविलेज है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेट की जो क्लासेस हैं और सेकंड स्टेट की जो 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 एडवांटेजेस ले रही थी, उनका खात्मा होता जा रहा था। वही चीज़ हम इसके अंदर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। In the past, peasant and the worker had participated in the revolt against the increasing taxes and the food security, but they lacked the means and the program to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and the economic order. This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to the education and new ideas। तो यहाँ पे है कि जितने भी लोअर वर्कर हैं या फिर जो भी लोग गरीब हैं, ठीक है, पीजेंट्स थे, उन लोगों ने टैक्स के खिलाफ बहुत तेज़ी से आवाज़ उठानी शुरू कर दी, लेकिन उनके पास एक सही लीडर नहीं था। उनके पास क्या करना है आगे और कैसे टैक्स को कम कराना है, कैसे रिवॉल्ट करना है, कैसे धरना देना है, कैसे प्रदर्शन करना है, ये सबका उनके पास कोई आइडिया नहीं था, कोई उनकी स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई उनकी प्लानिंग नहीं थी, जिसकी वजह से वो फेल हो गए थे, ठीक है। अब ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये अब उन लोगों के हाथों में उठ के चली गई, थर्ड स्टेट के उन लोगों के हाथ में चली गई जो पढ़े लिखे थे, ठीक है, और जो सोसाइटी में अच्छी इज्जत रखते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ की थोड़ा बढ़ते हैं। द 18th सेंचुरी विटनेस द एमर्जेंस ऑफ द सोशल ग्रुप टर्म द मिडिल क्लासेस, ठीक है। जो मिडिल क्लास के जो लोग थे उनको सामने आना पड़ा, हु अर्न द वेल्थ थ्रू एंड एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स सच एज द वूलन टेक्सटाइल दैट वर आइदर एक्सपोर्टेड और ब्रॉड बाय द रिचर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ पर जो है मिडिल क्लास के लोग आगे आने शुरू हुए, ठीक है। उनको भी लगा कि कुछ ज़्यादती हो रही है, कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होनी शुरू हो गई है, तो इसलिए अब उन्होंने सोचा कि हमें भी आगे आ जाना चाहिए, तो ठीक है। और इसकी वजह से उन लोगों ने ये वो लोग थे जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया करते थे और वूलन सिल्क के टेक्सटाइल को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे और उसको प्रोडक्शन भी किया करते थे। इन एडिशन टू मर्चेंट एंड द मैन्युफैक्चर द थर्ड स्टेट इंक्लूड्स, ठीक है। अब इनके साथ साथ मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर के साथ साथ प्रोफेसर्स और लॉयर्स और ये सब लोग भी आगे आने शुरू हुए, ठीक है। और इन लोगों ने भी माना कि जो सोसाइटी के अंदर जो प्रिविलेज, जो एडवांटेजेस मिलता है फर्स्ट स्टेज को और थर्ड स्टेट के लोगों को, ठीक है, वो चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। उनका ये भी मानना था कि सारे के सारे लोगों को जो अपॉर्चुनिटी है वो इक्वली मिलनी चाहिए। थोड़ा सा और आगे देख
देख लेते हैं। रेदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट बी डिपेंड ऑन द मेरिट दीज आइडियाज एनविजेजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन द फ्रीडम एंड द equal law and opportunity for all were put forward by the philosophers such as the John Locke and the Jean Jacques Rousseau। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों का ये मानना था कि लोगों को जो बर्थ से अधिकार मिलते हैं वो सब नहीं मिलने चाहिए। लोगों को जो उनके अधिकार हैं, जो एडवांटेजेस हैं, जो चीज़ें हैं, वो उनके मेरिट के बेस पे मिलना चाहिए, उनके काम के और उनकी हरकत का मतलब है उनके काम के बेसिस पे उनको मिलना चाहिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लोग आ गए थे, जॉन लॉक एंड जीन जैक रूसो। ये फिलोसफर थे। फिलोसफर का मतलब जो अलग धारणा रखते थे सोसाइटी में, ठीक है, और जो फिलॉसफी की बातें करते थे, जो सोसाइटी में चेंज की बात करते थे, जो सोशल रिफॉर्म की बात किया करते थे। इन हिज 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये बुक है और लॉके सॉट द रिफ्यूट, यानी कि लॉके ने इसमें ये बताया है 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में ये बताया है कि उनको रिफ्यूट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड द एब्सोल्यूट राइट। ठीक है ना, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन का मतलब है तो राजा ये समझते थे कि भगवान ने उनको भेजा है लोगों के ऊपर राज करने के लिए, तो इस तरह की जो धारणा है इस सबको डिस्कार्ड कर देना चाहिए और राजा की जो पावर है, जो राजा अकेला प्रैक्टिस करता है उस पावर को, उसको भी हटा देना चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, Rousseau carried the idea forward, proposing the form of government based on the social contract। ठीक है, Rousseau का ये मानना था कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो लोगों के साथ, लोगों से मिलके और लोगों के सुझाव से या फिर ना और लोगों के साथ मिलके बननी चाहिए। ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं कि राजा अपनी मन मर्जी चले, ठीक है, सलाह मशवरा भी किया जाना चाहिए। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉ मॉन्टेस्क्यू प्रपोज द डिवीजन ऑफ द पावर। ठीक है, और मॉन्टेस्क्यू एक फिलोसफर थे, वो भी या फिर सोशल वर्कर थे या फिर सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, अब उनका भी ये मानना था कि जो राजा की जो पावर है उसको डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, और पावर को डिवाइड कर देना चाहिए लेजिस्लेटिव में जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव में जो कानून का पालन करवाते हैं, और न्यायालय में। ठीक है, ये 3 हिस्सों में पावर को बांट देना चाहिए, सिर्फ एक ही आदमी के हाथ में पावर नहीं रहनी चाहिए। उनका ये मानना था कि अगर एक आदमी के हाथ में पावर रहेगी तो पावर का मिसयूज़ किया जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग चाहते थे कि पावर का डिवीजन हो जाना चाहिए। दिस मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो मॉन्टेस्क्यू का मॉडल ऑफ गवर्नमेंट था, ये जो चाहते थे कि पावर को बांटने वाला, ठीक है, ये यूएसए में लागू किया गया जब यूएसए जो है आज़ाद हो गई थी ब्रिटेन से। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो यूएसए की मदद कर रहा था फ्रांस, यूएसए आज़ाद हो गया तो यूएसए ने ये वाली जो पॉलिसी थी वो वहाँ पे लगा दी। नेक्स्ट थोड़ा सा, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी इन द इंडिविजुअल राइट। तो अमेरिका ने जो है अपने जो नागरिक थे उन लोगों को उनके अधिकार दिए। ठीक है, और उन लोगों को गारंटी दिया कि आप हमारे यहाँ सेफ़ हैं, आपको ये अधिकार हैं, आपको ये अधिकार। ज़्यादातर फ्रांस के मुकाबले अमेरिका के अंदर लोगों को ज़्यादा अधिकार मिलने लगे, जिसकी वजह से फ्रांस के जो लोग हैं एक बार विचार करने लगे कि ये जो अधिकार उनको दिए गए ये हमें भी मिलने चाहिए। एक सोच होने लगी। ठीक है, ये आइडिया धीरे धीरे फैलने लगी। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं ये आइडिया कहाँ कहाँ कैसे कैसे फैलने लगी। द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसफर वर डिस्कस इंटेंसली इन द सलून, कॉफ़ी हाउसेस एंड स्प्रेड अमंग द पीपल थ्रू बुक्स एंड द न्यूज़पेपर। ये जो आइडियाज़ थे सलून में, कॉफ़ीज़ में, और जहाँ पर भी लोग इकट्ठे होते थे, मिलते थे, वहाँ पे ये आइडियाज़ फैलने लगे कि देखो अमेरिका में ये अधिकार मिलते हैं, हमें भी अधिकार मिलना चाहिए, राजा ने टैक्स इतना बढ़ा दिया, राजा हमारे साथ जुल्म करता है, ये करता। तो इस तरह की जो भावनाएँ हैं और आइडियाज़ है धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। दीज वॉज फ्रीक्वेंटली रीड, और ये न्यूज़पेपर और बुक्स के थ्रू भी इसको बढ़ाया गया था थोड़ा सा। These were the frequently read aloud in the group for the benefit of those who could not read and write the news that Louis XVI planned to implement। ठीक है, उसके बाद जो है राजा चाहता था कि लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाए ताकि जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो देश के खर्चे हैं, वो उसको निकाला जा सके। लेकिन जो टैक्स बढ़ाने का जो आइडिया था राजा का, ठीक है, उसने लोगों के दिलों में, थर्ड स्टेट के जो लोग थे उनके दिलों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भर दिया। ठीक है, और उनको मजबूर कर दिया, ठीक है, कि वो लोग जो है रिवॉल्ट करें और धरना प्रदर्शन करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक जो है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।